इस वक्त की 5 बड़ी खबरों से। सबसे पहली खबर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा का। आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें पोषण आहार और कारम डैम जैसे कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। तो वहीं सरकार भी जवाब देने की तैयारी में है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से, जहां सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। आज महंत दिग्विजयनाथ और अवैद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम भूपेश के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री रायगढ़ जिले के कुंजेमुरा चपेले गांव में जनचौपाल लगाएंगे और जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। चौथी बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां सिकंदराबाद में आग से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रुख करेंगे आखिरी और 5वीं बड़ी खबर का, जो खेल से जुड़ी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और अब शुरू करते हैं विस्तार से पहली बड़ी खबर का सिलसिला। ये पहली बड़ी खबर भोपाल से विस्तार से, जहां पर विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। पोषण आहार, यूरिया घोटाले पर सत्र में होगा संग्राम। धार के कारम डैम समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने भी सारी तैयारी कर ली है। तमाम बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सरकार को घेरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी तरफ से, पक्ष की तरफ से भी तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। तो इस वक्त की हम अहम बड़ी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। पोषण आहार, यूरिया घोटाले पर सत्र में होगा संग्राम। धार के कारम डैम समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो एक तरफ विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह सरकार ने इस बजट सत्र को बहुत छोटा किया है, बहुत कम दिनों का किया है, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि इतने कम दिनों के लिए विधानसभा का सत्र क्यों, इन दिनों को बढ़ाना चाहिए। विधानसभा का जो सत्र है उसके बैठकों को और बढ़ाना चाहिए और दिन को बढ़ाना चाहिए विधानसभा सत्र को लेकर। तो आज तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो वहीं विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। पोषण आहार, यूरिया घोटाले पर सत्र में होगा संग्राम। तो वहीं धार के कारम डैम समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। कारम डैम एक अहम मुद्दा है विपक्ष के पास, क्योंकि अगर समय रहते सरकार एक्शन नहीं लेती, प्रशासन एक्शन नहीं लेता, तो कारम डैम में जो क्रैक आया था उसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते भोपाल का और बात करते हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, आज विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। तो पहले ये जानना चाहेंगे, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार? बिल्कुल, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और यह करीब 5 दिवसीय मानसून सत्र की कयास लगाई जा रहे हैं कि 5 दिन का यह मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसका मौजूदा सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के पहले चर्चा करेगी और उसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो 15,000 करोड़ का अनुपूरक बजट ये पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ 5 दिन का ये सत्र रखा गया है, इस सत्र को और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी पहले से ही। और क्योंकि अभी 2023 में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले
यह मानसून सत्र है। और इसी से पहले कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो मौजूदा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, जैसे कि पोषण आहार घोटाला, यूरिया घोटाला और कुपोषण, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, कारम डैम मामला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बनाकर रखा है, रणनीति तैयार कर रखी है। और इन्हीं रणनीति के तहत में कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। जब कल बीते हुए दिन कमलनाथ के बंगले पर विधायक दल की बैठक भी हुई और विधायक दल की बैठक में समझाइश भी दी गई कि किस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर किस तरह से मुद्दों को उठाना है और किस तरह से मौजूदा सरकार को घेरना है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यह विपक्ष हंगामा कर सकता है मौजूदा सरकार पर। जी बिल्कुल दुर्गेश, कारम डैम, धार में जो कारम डैम था उसमें जो क्रैक आया था उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार सकते में थी और मध्य प्रदेश में भी लोग सकते में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस क्रैक की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। लेकिन समय रहते सरकार ने एक्शन लिया और दूसरी तरफ से जगह बनाकर कारम डैम के पानी को खाली कराया गया और कोई अनहोनी नहीं हुई, अच्छी बात थी। लेकिन उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आज विधानसभा में ये प्रमुख तौर पर यह मुद्दा उठाने वाले विपक्ष है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से जिस तरीके से आपने कारम डैम का जिक्र किया, तो कारम डैम मामले पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को वहां जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड भी करना पड़ा और साथ ही जिस कंपनी ने कारम डैम का टेंडर लिया था, कारम डैम के टेंडर लेने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी करना पड़ा। तो तमाम तरह से मौजूदा सरकार हालांकि अपने बचाव के लिए तमाम तरह से पक्ष लगा रही थी। और इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो कारम डैम के क्रैक के बाद में मौजूदा सरकार जैसे ही सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद में जो कारम डैम क्रैक नहीं होने पाए उसका वाटर लेवल कम करने के लिए, वाटर दबाव कम करने के लिए तत्काल तौर से दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की गई और जहां से पानी निकासी की व्यवस्था की गई और सरकार को इसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। मगर सबसे अहम बात यह है कि कारम डैम की गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहा था, इस गुणवत्ता को लेकर कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है मौजूदा सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा था कि जिस तरीके से कारम डैम के पर निर्माण अच्छे से नहीं हुआ जिसकी वजह से यह क्रैक आया, इसको लेकर जांच टीम भी गठित की गई और जांच टीम गठित करने के बाद डैम का मुद्दा भी आज के विधानसभा सत्र में गूंजेगा। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आज विधानसभा में आएगी और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोषण आहार, यूरिया घोटाले पर सत्र में संग्राम होगा, तो वहीं धार के कारम डैम समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी विपक्ष। लेकिन सरकार की भी तरफ से तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना। देखना होगा कि किस तरह से आगाज होता है विधानसभा के मानसून सत्र का। और दूसरी बड़ी खबर विस्तार से लखनऊ से, जहां पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। महंत दिग्विजय और अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। तो 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 2 दिवसीय दौरा होगा ये योगी आदित्यनाथ का। पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत दिग्विजय और अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं कल जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। और तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। ये तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का दूसरा दिन। रायगढ़ जिले के गांवों में लगाएंगे जन चौपाल। जनता से लेंगे सरकारी योजनाओं का फीडबैक। 3 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर हैं सीएम भूपेश। आज जिले के कई गांवों में लगाएंगे जन चौपाल। तो सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का दूसरा दिन। रायगढ़ जिले के गांवों में लगाएंगे जन चौपाल। जनता से लेंगे सरकारी योजनाओं का फीडबैक। 3 दिवसीय दौरा रहेगा ये। तो सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का आज दूसरा दिन। रायगढ़ जिले के गांवों में लगाएंगे जन चौपाल। जनता से लेंगे सरकारी योजनाओं का फीडबैक। 3 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर हैं सीएम भूपेश। तो लगातार कई महीनों से भेंट मुलाकात के जरिए सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वहां की स्थानीय समस्याओं से रूबरू होते हैं और तत्काल प्रशासन को निर्देश भी देते हैं त्वरित निराकरण को लेकर।
और इसी भेंट मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय रायगढ़ का दौरा है। जिले के कई गांवों में भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तत्काल निराकरण करने का प्रयास भी करेंगे और उसके अनुरूप प्रशासन से क्या कुछ कहा जा सकता है, जो लोगों की समस्याएं होंगी उसमें कहां परेशानी आ रही है, कि समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही है, प्रशासन किस तरह से उसमें मदद कर सकता है, सीधे तौर पर प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई देते हैं सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम। और अगली चौथी बड़ी खबर विस्तार से, ये चौथी बड़ी खबर है सिकंदराबाद से, जहां पर एक होटल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत। इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट से फैली आग। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। तो ये बड़ी खबर, हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिकंदराबाद से, जहां पर एक होटल में भीषण आग लगी। आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट से फैली आग। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट के फेल होने से यह आग लगी है। और आग और धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। सिकंदराबाद का ये मामला है, जहां पर एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट से फैली आग। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का गुबार है, कि फुटेज भी साफ तौर पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। काला धुआं और आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग थी और इस आग के कारण 6 लोगों की मौत भी हो गई है। और अगली 5वीं बड़ी खबर खेल जगत से। T20 विश्व कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टर्स ने कुछ चौंकाने वाले नामों को भी टीम में जगह दी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि संजू सैमसन और मोहम्मद शमी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। T20 विश्व कप के लिए करीब करीब वही टीम चुनी गई है जो एशिया कप में खेल रही थी। आविश खान और रवि बिश्नोई को बाहर किया गया है। रवि बिश्नोई मुख्य टीम में नहीं है, उन्हें स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। वहीं जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हो गई है। रविंद्र जडेजा चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं, उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में रखा गया है। T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में जिन खिलाड़ियों को जगह मिली है उसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह शामिल है। जबकि रवि बिश्नोई के साथ ही मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर और दीपक चहार स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान दी गई है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हो गई है। चोटिल जडेजा की जगह अक्षर को मौका मिला है। शमी, अय्यर, चहार और बिश्नोई स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसके पहले आप पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम पार्टी एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है और आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और 1.25 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना है प्रदेश में। तो इसको लेकर आप पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 3 लाख कार्यकर्ता तैयार करेगी आम आदमी पार्टी।
विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आप, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लाख कार्यकर्ता तैयार करेगी आम आदमी पार्टी प्रदेश में। आपने पूरे प्रदेश में शुरू की वॉलेंटियर कैंपिंग। अभी तक बनाए जा चुके हैं 60,000 कार्यकर्ता। 3 लाख कार्यकर्ता तैयार करेगी आम आदमी पार्टी। तो विधानसभा चुनाव में महज 1.25 साल का वक्त बाकी है मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से आप पार्टी को इस बार के महापौर चुनाव में एक सफलता मिली, एक उनकी पार्टी की तरफ से महापौर पद के प्रत्याशी ने विजय हासिल की है, उसके बाद से यहां पार्टी में एक अभूतपूर्व जोश देखने को मिल रहा है। और अपने इसी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए अब विधानसभा चुनाव पर नजर है आप पार्टी की, और इसी की तैयारी को लेकर 3 लाख कार्यकर्ता प्रदेश में तैयार करेगी आम आदमी पार्टी। अभी तक 60,000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी बना चुकी है और लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है प्रदेश में। पार्टी अपना विस्तार कर रही है प्रदेश में। तो ये भी देखना होगा कि जब चुनाव में आप पार्टी मध्य प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो किस पार्टी को उसका नुकसान होगा और किस पार्टी को इसका फायदा होगा, ये तो 1.25 साल के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है कि आप पार्टी को प्रदेश में फायदा ही होगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके हाथ जो भी आएगा वो उसका ही होगा और प्लस में ही होगी आप पार्टी। और जिस तरह से वो अपने यहां पर पैर जमाती जा रही है, तो जाहिर है जो प्रमुख पार्टी है प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस, उनमें से ही किसी को इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो इनके वोटर्स होंगे वही आप पार्टी की तरफ खिसकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, जिस तरह से प्रदेश में दो प्रमुख पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी है, और अक्सर हम कई सालों से देख रहे हैं, कई दशकों से देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस सत्ता में है तो कभी बीजेपी सत्ता में है, और पिछले लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, अब पूरे देश में वो अपना विस्तार करना चाह रही है, और अभी महापौर चुनाव में महापौर पद का प्रत्याशी एक जीता है उनका, उसके बाद से ही आप पार्टी प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब 3 लाख कार्यकर्ता बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। 60,000 कार्यकर्ता अभी तक बना चुकी है आप पार्टी प्रदेश में। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वाकई अगर जनता का मूड देखें तो जनता को जरूरत है यहाँ पर वैकल्पिक पार्टी की, और वैकल्पिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी जरूर उभरते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के बाद उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में सरकार बनाई, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी एंट्री मार चुकी है। उसका एंट्री का इसी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगरौली में जिस तरीके से महापौर जो बना है वह आम आदमी पार्टी का बना है, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि करीब 3 लाख वॉलंटियर यहाँ पर कार्यकर्ता बनाए जाएंगे, जिसकी मैपिंग आम आदमी पार्टी ने शुरू भी कर दी है। 60,000 कार्यकर्ता यहाँ पर बनाए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में, और इसी के साथ साथ में लगातार कार्यकर्ताओं पर कार्य किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और इसी के साथ में 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और अगर हम देखें तो 2023 विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और चुनाव को लड़ा जाएगा। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो 2 महत्वपूर्ण दल यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी बीजेपी पार्टी। उसके अलावा अगर यहाँ पर तमाम तरह की जनता के पास में अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो या भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर कांग्रेस पार्टी जीतती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अब तीसरे विकल्प की जरूरत है जनता के मुताबिक, और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर उभरते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन जिस तरह से अगर हम दोनों प्रमुख पार्टियों की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की, जब भी उनसे आप पार्टी के बारे में जिक्र करें तो वो अक्सर यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है आप पार्टी का और चुनाव में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए अभी जो महापौर चुनाव हुआ उसमें एक महापौर प्रत्याशी आप पार्टी का जीता है, और कहीं ना कहीं वो पहले जो सीट थी वो बीजेपी के पास थी, इससे नुकसान बीजेपी को हुआ है। और कभी कभी अगर बीजेपी से भी सवाल करें तो बीजेपी अक्सर ये कहती है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, अगर जो भी नुकसान होगा वो कांग्रेस को होने वाला आप पार्टी की तरफ से। तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर यही कहती आ रही हैं, पहले तो ये कहती कि आप पार्टी का ज्यादा अस्तित्व नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर अगर नुकसान की बात होती है तो ये कहती है कि बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन अगर देखें तो
सही मायने में किसको इसका नुकसान होते हुए दिखाई देगा आने वाले जो 1.25 साल के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं? भागीरथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से दोनों ही दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम पंजाब का इसके उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। वहां पर कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की सभी के दिग्गज नेता धराशायी हो गए और आम आदमी पार्टी फतेह हासिल करके निकल भी गई। अगर हम बात करें अस्तित्व की, तो अगर हम खुद ही अगर इस चीज पर एनालिसिस करें तो कभी भारतीय जनता पार्टी का भी कभी कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, लेकिन आज पूरे देश की सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आम आदमी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत की थी, आम आदमी पार्टी भी इसी तरह से शुरुआत कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर एक राज्य से और आम आदमी पार्टी आ जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा आम आदमी पार्टी को लग जाएगा। और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी की जो कार्यप्रणाली है और इसी के साथ में जिस तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर भी एक तीसरे दल के रूप में उभर सकती है। और इसका खामियाजा दोनों ही दल, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और दोनों ही दलों को इसका भारी नुकसान भी होगा। जिस तरीके से सिंगरौली में बिल्कुल दुर्गेश, तो देखना होगा कि जिस तरह से आप पार्टी लगातार अपना दबदबा और पैर यहां पर जमाते जा रही है मध्य प्रदेश में, तो जब 1.25 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा तो किस पार्टी को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरीय निकायों में 930 एल्डरमैनों की नियुक्ति होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे 1930 एल्डरमैन। विभाग प्रस्तुत करेगा नगर पालिका अधिनियम। प्रदेश में 40 नगरीय निकाय चुनाव पूरे होने के बाद शुरू होगा सिलसिला। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर नगर निगम में होगी नियुक्ति। 12-12 एल्डरमैन किए जाएंगे नियुक्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे 1930 एल्डरमैन। विभाग प्रस्तुत करेगा नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक। प्रदेश में 40 नगरीय निकाय चुनाव पूरे होने के बाद शुरू होगा यह सिलसिला। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में होगी नियुक्ति। 12-12 एल्डरमैन किए जाएंगे नियुक्त।